कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है ताजमहल। एक ऐसा अजूबा जो संगमरमर में लिपटी एक कहानी कहता है प्यार की, जुदाई की और अमर यादों की। लेकिन दोस्तों, क्या ये वही कहानी है जो हमें सदियों से बताई गई है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें वक्त ने इतिहास की परतों में कहीं दफन कर दिया है? कहा जाता है कि इस महल के नीचे ऐसे 22 बंद कमरे हैं जिनमें क्या छिपा है कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वहां एक पुराना मंदिर था, तो कुछ इसे एक अद्भुत रहस्य मानते हैं जिसे समझना इंसान की बस की बात नहीं है। हर पत्थर, हर दीवार कुछ कहना चाहती है। क्या सच में ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई अनकही कहानी जो हमारे इतिहास की दिशा ही बदल सकती है? तो दोस्तों, आज हम मूवी स्टार पर खोलेंगे ताजमहल के उन रहस्यों के दरवाजे जिन्हें सदियों से बंद रखा गया है, जहां हर परछाई एक सवाल बनकर सामने आती है और हर जवाब एक नए रहस्य की शुरुआत कर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1959 से, जहां पर हमें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम को दिखाया जाता है जो कि ताजमहल के चेंबर में जाते हैं क्योंकि वहां पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। जो 22 कमरे बंद किए गए हैं, तो वहां मजदूरों के द्वारा मरम्मत का काम चल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि 22 कमरे जो बंद कर दिए गए हैं, उन्हीं में से एक कमरे की ईंट जो है वो गिरने लगी थी, जिस वजह से आसानी से अंदर देखा जा सकता है कि अंदर क्या है। तो इन्हीं में से जब मिस्टर राव की नज़र अंदर पड़ी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वहां कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर वो पूरी तरह से अचंभित थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2023 में, जहां पर हमें विष्णुदास नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ताजमहल में गाइड का काम करता है। ताजमहल में गाइड का काम करते हुए विष्णुदास को लगभग 25 से 30 साल हो चुके हैं। तो विष्णुदास का बेटा भी यही काम करता है, और तो और विष्णुदास के पिता मतलब कि महेंद्र दास भी यही काम करते थे। विष्णुदास को ताजमहल का अच्छा खासा नॉलेज है, जिस वजह से वो टूरिस्ट को इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताते हैं। लेकिन एक चीज जो विष्णु के बेटे अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि विष्णुदास जो हैं वो टूरिस्ट से सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए ही लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी इच्छा से टिप के रूप में 2000 रुपए देने की कोशिश करते हैं तो विष्णु उन्हें नहीं लेते हैं। यही चीज अविनाश को बहुत बुरी लगती है, और वो कहते हैं कि अगर पिताजी इसी तरह से करते रहे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। जिससे हमें पता चलता है कि विष्णुदास जो हैं वो बहुत ही खुददार आदमी हैं और बहुत ईमानदार भी। अब आगे हम देखते हैं कि गाइड और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे, और इस बार ये इलेक्शन जो हैं वो विष्णुदास भी लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के साथ नॉमिनेशन डालने के लिए पहुंच जाते हैं। फिलहाल के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम उस्मान है, और उस्मान को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये इलेक्शन विष्णुदास ने लड़ा तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि विष्णुदास का बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, वो ईमानदार है और सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। यही चीज़ देखते हुए उस्मान भाई जो हैं वो विष्णुदास के पास आते हैं, और वो विष्णुदास से कहते हैं कि वो ये इलेक्शन ना लड़ें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। विष्णुदास उसे समझाते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं। इतने सालों से प्रेसिडेंट रह के शायद जो आप काम नहीं कर पाए हैं, शायद वो काम मैं कर पाऊंगा। इतने सालों से मैं कहता आ रहा हूं कि हमें गाइड की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी ना हो सका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट बनना होगा, और एक बार गाइड और प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सारी चीज़ों को बदल पाऊंगा। तो जल्द ही इलेक्शन होने वाला था, इसलिए विष्णुदास जो हैं वो इलेक्शन में लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो ये इलेक्शन आराम से जीत सकते हैं। जिसके बाद विष्णुदास जो हैं वो एक इंटरव्यू भी देते हैं, जिसमें महिमा नाम की एक लड़की जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है, और वो ताजमहल के कुछ अननोन फैक्ट्स जो हैं वो जानना चाहती हैं। इसलिए वो यहाँ पर विष्णुदास का इंटरव्यू लेके सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है। महिमा यहाँ पर विष्णुदास से पुरानी बातें करती है और कहती है कि 1980 के आसपास कुछ लोगों ने यहाँ कार्बन डेटिंग की मांग की थी और उन 22 कमरों को खुलवाने की भी कोशिश की थी। यही मांग 1980 से पहले और 1980 के बाद भी हुई थी, जिनमें महेंद्र दास नाम के आदमी ने उन 22 कमरों को खुलवाने की कोशिश की थी। आखिरकार हम जानना चाहते हैं कि उन 22 कमरों में ऐसा है क्या। लेकिन यहाँ पर विष्णुदास बताते हैं कि वैसे तो वहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन शायद उन 22 कमरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से वहाँ टूरिस्ट का जाना अलाउड हो। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो महेंद्र दास थे वो दरअसल में विष्णुदास के पिता थे, और वो भी ताजमहल की रिसर्च और उन 22 बंद कमरों पर रिसर्च और रहस्य को जानना चाहते थे। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और एक खास कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उन पर इतना प्रेशर डाल रहे थे, जिस वजह से महेंद्र दास को आत्महत्या करनी पड़ी थी।
जब ये बात विष्णुदास सोचते हैं तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि आखिरकार पिताजी क्या जानना चाहते थे, और अगर वो अपनी रिसर्च कर रहे थे और अगर वो सच निकली तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा, क्योंकि विष्णुदास को भी बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो कि ताजमहल की हिस्ट्री को बदल सकता है, लेकिन कभी भी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। आगे हम देखते हैं कि विष्णुदास के सारे दोस्त बैठे हुए थे, सभी मिलकर शराब पी रहे थे, और यहीं पर विष्णुदास जो हैं वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि क्या होगा अगर पता चले कि ताजमहल ताजमहल नहीं बल्कि एक पहले मंदिर था और फिर बाद में इसे ताजमहल बनाया गया है। तो सोचो, हमारे पूर्वज ने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इन्हीं में से एक आदमी जो है वो भड़क जाता है और वो विष्णुदास से कहने लगता है कि जो ताजमहल हमें रोजी रोटी दे रहा है, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उस पर सवाल उठाएं। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। तब विष्णुदास कहते हैं कि ताजमहल हमें रोजी रोटी जरूर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताजमहल के इतिहास को भी न जानें। क्या कभी देखा है कि किसी मकबरे पर क्या कभी देखा है कि उसमें कलश हो और तौर, आम के पत्ते और एक चांद भी मौजूद हो? ऐसा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है, और दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब इस ताजमहल का कार्बन डेटिंग होगा। ये सुनकर विष्णुदास के बहुत सारे दोस्त भड़क जाते हैं और उनके बीच में बहस होने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि विष्णुदास को गाइड ऑफ प्रेसिडेंट और एसोसिएशन वाले अपने पास बुलाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब कल शाम को विष्णुदास ये सारी बातें बता रहे थे, उन्हीं में से एक आदमी ने ये सारी चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी, और अब वो वीडियो जो है वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो विष्णुदास के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अब एसोसिएशन वाले उसे अपने पास बुलाते हैं। उस्मान खान, जो कि फिलहाल की स्थिति में गाइड ऑफ प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर विष्णुदास से कहते हैं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि विष्णुदास ने वीडियो में जो सारी चीज़ें कही हैं वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत कही हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि विष्णुदास जो है वो टूरिस्ट को मिसगाइड कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, जिस वजह से मुस्लिम लोग जो है वो यहाँ पर विष्णुदास के मुंह पर कालिख पोत देते हैं, और अब तो विष्णुदास का इलेक्शन लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रही बात विष्णुदास की बेटे अविनाश की, तो उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। डायरेक्टली नहीं किया गया, लेकिन उससे कहा गया कि अगर तुम भी यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसे घर पर रहने की हिदायत दी जाती है। तो सस्पेंड होने के बाद अब विष्णुदास ने भी कुछ चीज़ें सोच ली थी। उनके पिता महेंद्र दास जो रिसर्च कर रहे थे, जिन 22 कमरों का रहस्य वो जानना चाहते थे, अब ये सारी चीज़ जो है वो विष्णुदास भी जानना चाहते हैं। इसलिए वो अब एक PIL फाइल करना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि विष्णुदास के पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है और पाने को बहुत कुछ है। तो विष्णुदास जो है वो शशिकांत नाम के एक वकील के पास जाते हैं और उन्हें ताजमहल पर केस करना है, ये सारी बातें उन्हें बता देते हैं कि वो एक PIL फाइल करना चाहते हैं, और जिस पर शशिकांत कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ताजमहल पर केस करने की कोशिश की है और PIL भी फाइल की है, लेकिन हर बार कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि एक सॉलिड एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विष्णुदास के पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वो सॉलिड एविडेंस ला सकते हैं। वो यहाँ महेंद्र दास मतलब कि अपने पिता के दोस्त के बेटे के पास जाते हैं और वहाँ से वो कुछ सॉलिड एविडेंस कलेक्ट करके लाते हैं, और अब वो PIL फाइल करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि विष्णुदास के वकील शशिकांत के कुत्ते को कल रात कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, और एक चिट्ठी भी छोड़कर गए हैं कि अगर ये केस वो नहीं छोड़ते हैं तो जो हाल कुत्ते का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। ये देखकर शशिकांत पूरी तरह से डर जाता है और वो अब विष्णुदास के पास आते हैं और कहते हैं कि वो ये केस नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी PIL बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा केस स्ट्रांग है, तो ये केस तुम खुद भी लड़ सकते हो। जिस वजह से विष्णुदास ने डिसाइड किया कि ये केस वो खुद ही लड़ेंगे। तो जब विष्णुदास कोर्ट पहुंचते हैं तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं विष्णुदास के अपोजिशन में राशिद खान नाम के वकील थे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये PIL हर बार की तरह एक्सेप्ट नहीं होने वाली है, लेकिन शायद विष्णुदास के पास कुछ ऐसी चीज़ तो है जिससे कि वो इस PIL को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो अब विष्णुदास कहते हैं कि उनका सबसे पहला सवाल जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट से है कि उनके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि वो बता सकें कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने ही बनवाया है। और वो एजुकेशन बोर्ड से भी सवाल करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ताजमहल के इतिहास को किस तरह से लिखा गया है और किस आधार पर वो ताजमहल के इतिहास को पढ़ाते हैं। एक सवाल गवर्नमेंट के लिए भी है कि आखिरकार ताजमहल के नीचे 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे वो छुपा रहे हैं, क्योंकि विष्णुदास का मानना यह है कि अच्छे भविष्य के लिए अतीत की गलतियां और सच दोनों जरूरी है। तो विष्णुदास का सीधा पॉइंट यह है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि किसी हिंदू राजा के महल को लेकर उसे रेनोवेट करवाकर उसे मकबरे में बदल दिया। लेकिन अदालत फैक्ट जानना चाहती है, तो विष्णुदास अदालत को कुछ फोटोज बताते हुए कहते हैं कि ताजमहल के बाहरी कॉरिडोर में बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जिनमें किचन है, गेस्ट रूम है, औरतों और गौशाला भी है। तो इन सब का एक मकबरे में क्या काम? क्या शाहजहां दूध पीते थे? और तो और वहां एक म्यूजिक रूम भी था, तो क्या शाहजहां मुजरा देखते थे? इसके बाद विष्णुदास ताजमहल के ऊपर की गुंबद की फोटो बताते हुए कहते हैं कि गुंबद के ऊपर कलश है, नारियल है और आम के पत्ते हैं, और तो और आधा चांद भी है जो कि शिवजी के माथे पर होता है, जो कि हमें त्रिशूल के रूप में दिखाई पड़ता है। और त्रिशूल तो सनातनी धर्म का प्रतीक है।
ऐसा आज तक नहीं देखा है कि किसी मकबरे के ऊपर इतनी सारी वैदिक चीजें हों। तो विष्णुदास के फैक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर अदालत अपना फैसला लेती है। विष्णुदास की पीआईएल को एक्सेप्ट किया जाता है और तो और एजुकेशन बोर्ड, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को नोटिस भेजा जाता है और अगली हियरिंग में ताजमहल से जुड़े सारे दस्तावेज और सारे सबूतों को पेश करने का आदेश देती है। तो इस तरह से विष्णुदास की पीआईएल एक्सेप्ट हो चुकी थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब अगली हियरिंग स्टार्ट होती है, जहां पर अगली हियरिंग में एजुकेशन बोर्ड से कल्पना को यहां पर बुलाया जाता है, जहां पर राशिद खान जो है वो उनसे पूछताछ और सवाल जवाब करते हैं, जिससे कल्पना के द्वारा पता चलता है कि आखिरकार एजुकेशन बोर्ड जो है वो इतिहास को कैसे लिखता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर विष्णुदास के कुछ सवाल हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मुगल के इतिहास को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हमारे हिंदू सभ्यता के कुछ राजा थे, उनके इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। वो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो हमें पढ़ाया जाता है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, जो कि एक सनातनी थे और एक समाचार पत्र के लिए काम भी करते थे। इतने डिटेल में जब नाथूराम गोडसे के बारे में बताया गया है और मुगल के सारे साम्राज्य के बारे में भी इसी तरह से बताया जाता है, तो आखिरकार हिंदू सभ्यता के राजाओं ने क्या गलती की है, उन लोगों के बारे में इतनी डिटेल में हमें क्यों नहीं बताया जाता। अब आगे हम देखते हैं कि अविनाश को अविनाश के बेटे के स्कूल बुलाया जाता है। दरअसल वहाँ प्रिंसिपल जो है वो उसकी कुछ कंप्लेन जो है वो उन्हें बताना चाहती है। प्रिंसिपल बताती है कि आपका बच्चा जो है वो ताजमहल के बारे में उल्टी सीधी बातें बच्चों को बता रहा है कि वो ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। तो भले ही आपके पिताजी केस लड़ रहे हों, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में यही सारी चीज़ें लिखी हैं और हमें यही चीज़ पढ़ानी होगी। इसलिए आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो बाकी बच्चों को ये सारी चीज़ें ना बताए और ना ही उनसे इनके बारे में बात करे, वरना हमें इसे सस्पेंड करना पड़ेगा। अगली हेयर में राशिद जो है वो हबीब नाम के एक आदमी को अदालत में बुलाता है और कटघरे में पेश करता है और वो बताते हैं कि शाहजहां को ये ताजमहल बनाने का आइडिया कैसे आया। तो बात कुछ ऐसी है कि शाहजहां और मुमताज़ जब शतरंज खेल रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बच्चे की आवाज़ दरअसल में यहाँ मुमताज़ की कोख से आ रही थी। ये शुभ संकेत नहीं थे और उन्हें पता था कि इससे मुमताज़ भी नहीं बचने वाली है, और जो कि उनका 14वां बच्चा होने वाला था। इसे देखते हुए मुमताज़ समझ चुकी थीं कि वो नहीं बचेंगी, इसलिए मुमताज़ ने शाहजहां के सामने अपनी 2 ख्वाहिशें रखीं। पहली ख्वाहिश ये थी कि उनकी याद में एक बहुत ही सुंदर मकबरा बनाया जाए। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी याद में एक बहुत ही सुंदर मकबरा बनाया जाए। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उनके इंतकाल की यानी कि मर जाने के बाद शाहजहां दूसरी शादी ना करें। तब शाहजहां के आर्किटेक्ट्स ने मिलकर ताजमहल के मॉडल को तैयार किया और फिर उसे बनाना भी चालू किया। लेकिन विष्णुदास के पास भी कुछ फैक्ट थे। उन्होंने बताया कि दरअसल में ताजमहल जिस जगह पर बनाया गया है, वो पहले ज़मीन जो है वो मानसिंह की थी और वहाँ पर एक सुंदर महल भी मौजूद था, और शाहजहां ने ये ज़मीन जो है वो मानसिंह से नहीं ली थी, बल्कि ये ज़मीन उन्होंने मानसिंह के पोते जयसिंह से ली थी। और ये बात सभी को मालूम है कि जिस जगह पर जयसिंह का ये महल था, जो कि गुंबद लुक था, उसी जगह पर ताजमहल का निर्माण किया गया। अब हमें ये नहीं मालूम है कि जयसिंह के महल को ही रेनोवेट करके ताजमहल बनाया गया या फिर ताजमहल को शाहजहां ने फाउंडेशन से बनाया है। लेकिन राशिद खान बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो है वो फाउंडेशन से स्टार्ट किया था, जिसके सबूत जो है वो उनके पास हैं। बात कुछ ऐसी है कि फ्रेंच का एक ट्रैवलर जीबी टेवर्नियर ने अपनी बुक में साफ साफ लिखा है। उस बुक का नाम है ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। उस बुक में टेवर्नियर ने लिखा है कि जब वो भारत आया था तब ताजमहल का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। उसने ताजमहल को शुरुआत से बनते हुए भी देखा और ख़त्म होते हुए भी। लेकिन यहाँ पर भी विष्णुदास के पास कुछ फैक्ट थे। उन्होंने कहा कि टेवर्नियर जो है वो पहली बार 1940 में इंडिया आया था, लेकिन ताजमहल का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था 1932 से। टेवर्नियर ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि उसने ताजमहल को पूरा बनते हुए, मतलब कि लास्ट का जो काम चल रहा था, वो भी देखा। लेकिन ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि टेवर्नियर जो है वो दूसरी बार इंडिया 1965 में आया था, जबकि ताजमहल का काम पूरा जो है वो 1954 में हो चुका था। लेकिन राशिद खान के पास कुछ सबूत हैं और उन्होंने बताया कि दरअसल में 1951 से 1954 तक टेवर्नियर जो है वो इंडिया में ही थे और तभी उन्होंने इस काम को समाप्त होते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर विष्णुदास अपनी पूरी तैयारी में थे। वो यहाँ राशिद खान को बताते हैं कि नहीं था। तो फिर आखिरकार टेवर्नियर ने उनका काम कैसे देखा? शाहजहां ने टेवर्नियर को वीडियो कॉल किया था या फिर उनके पास रील भेजी थी? तो विष्णुदास के लिए केस जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था, उसकी फैमिली के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी को परेशान किया जाता, उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा जाता। इस तरह से यहाँ पर वो लोग जो हैं वो उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर भी विष्णुदास जो है वो हार नहीं मानने वाले थे। तो अगली हियरिंग में हम देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि राशिद खान को बताते हैं कि आखिरकार ताजमहल का निर्माण कैसे किया गया, उसका आर्किटेक्ट किस तरह से किया गया। वो बताते हैं कि इसे ऑक्टोगोनल प्लान के द्वारा बनाया गया था और ऑक्टोगोनल प्लान जो है वो ताजमहल से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले इसका कभी भी यूज नहीं हुआ था। लेकिन विष्णुदास जी बताते हैं कि इसका यूज बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू के ऐसे मंदिर हैं जिनमें आज भी देखा जा सकता है कि उन्हें
ऑक्टोगोनल प्लान के तरीके से ही बनाया गया था, जिनका निर्माण लगभग 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था। मतलब कि ताजमहल बनने के लगभग 400 से 500 साल पहले। जिसके बाद राशिद खान जो है वो कुछ और एविडेंस पेश करते हैं, ऐसे एविडेंस जिससे कि ये केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो शाहजहां के द्वारा दिए गए फरमानों की लिस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं, जो कि उन्होंने बीकानेर के आर्काइव से निकाले हैं, जिनमें फरमान की पूरी लिस्ट थी। पहले फरमान उन्होंने 21 जनवरी 1932 में जयसिंह को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे बहुत सारे मजदूर जो हैं वो संगमरमर लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब कि उनके रास्तों को ब्लॉक नहीं किया जाए। इसी तरह से उन्होंने 1934 में भी इसी तरह का फरमान दिया था और 1937 में भी, जिससे क्लियर हो जाता है कि 1932 में ही ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ था और ये सारे फरमान जयसिंह के लिए लिखे गए थे, जिन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल तो विष्णुदास के पास कुछ भी कहने को नहीं था, इसलिए उन्हें इन फरमानों को स्टडी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। अब रात को एडवोकेट शशिकांत जो हैं वो विष्णुदास को एक आदमी के पास ले जाता है और पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी 1959 में ताजमहल के चेंबर में गया था और उसने वहां वो सारी चीजें देखी थी जो कि हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जिनका नाम मिस्टर राव है। मिस्टर राव कहते हैं कि वो कोर्ट में पेश जरूर होंगे और जो भी उन्होंने वहां देखा था वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उस्मान गाही के लोगों को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने उसे धमका दिया और अब मिस्टर राव कोर्ट आने से पलट जाते हैं। लेकिन फिर भी विष्णुदास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उन फरमानों को अच्छे से स्टडी कर लिया था। उन्होंने अदालत में बताया कि मैंने फरमानों को ठीक से पढ़ा, 3 फरमान जो कि राशिद खान ने हमें बताए हैं वो फरमान जरूर जयसिंह के लिए थे, लेकिन उन फरमानों में ये कहीं भी नहीं लिखा था कि ये सारी चीजें जो हैं वो ताजमहल के लिए मंगाई जा रही हैं। संगमरमर और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मजदूरों को बुलाया जा रहा था। उस समय पर बहुत सारे ऐसे मकबरे जो हैं वो बन रहे थे। आगरा में उनके और भी सारे मकबरे हैं और उन्हीं को रेनोवेट करने के लिए संगमरमर और बहुत सारे मजदूरों को बुलाया गया था, क्योंकि फरमानों में कहीं भी नहीं लिखा था कि ताजमहल को बनाने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। राशिद खान बताते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को द गोल्डन एरा ऑफ द मुगल एम्पायर कहा जाता है। वो सेकुलर थे और सभी के बारे में सोचते थे और अभी तक के मुगल एम्पायर की सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी थे। लेकिन विष्णुदास बताते हैं कि हमने कई बुक में पढ़ा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि गोल्डन एरा नहीं था, बल्कि शाहजहां के शासनकाल में बीमारी थी, महामारी थी और भुखमरी भी थी। और तो और कई बुक में तो ये भी लिखा है कि ताजमहल के मकबरे को बनाने के लिए उस समय पर चंदा भी लिया गया था। जिसके बाद विष्णुदास बताते हैं कि 1981 में पीटर विलियम्स ने ताजमहल के दरवाजे की एक लकड़ी की कार्बन डेटिंग की थी। वो दरवाजा दरअसल में यमुना नदी के किनारे पर मौजूद था। तो जब उस लकड़ी की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला है कि वो लकड़ी दरअसल में ताजमहल बनने से भी 300 साल पुरानी है। लेकिन पीटर विलियम्स ने विद परमिशन ये सब कुछ नहीं किया था, बल्कि इलीगल रूप से किया था, तो इसलिए इससे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए इसे फैक्ट में भी नहीं जोड़ा जाता है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है जिससे कि पता लगाया जा सके कि पीटर विलियम्स ने किसी के सामने लकड़ी के टुकड़े को लिया था तो वो मान सकते हैं, तो विष्णुदास के पास ऐसा सबूत भी है, क्योंकि महिमा जो है वो उनकी मदद करती है। दरअसल वो पीटर विलियम्स की पत्नी सांड्रा अभी भी जिंदा हैं और पीटर विलियम्स के साथ सांड्रा भी ताजमहल में गई थी और उनके सामने ही लकड़ी के टुकड़े को लिया गया था। तो सांड्रा बताती हैं कि वो तो फिलहाल इंडिया नहीं आ सकती हैं, लेकिन एक और आदमी था जो कि अभी भी इंडिया में ही मौजूद है और वो भी हमारे साथ ही गया था, जिसका नाम योगेश भट्ट है, जो कि देहरादून में रहता है। तो यहाँ पर हमारे विष्णुदास जो हैं वो देहरादून जाते हैं, योगेश भट्ट से मिलते हैं और उन्हें तुरंत ही लेकर आने लगते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मूवी खत्म हो जाती है।